नमस्कार दोस्तों, इंडिया और चाइना हमेशा से एक दूसरे के कॉम्पिटिटर रहे हैं। इतिहास में जब से जीडीपी का प्रमाण मिलता है तब से सन 1700 तक भारत और चाइना विश्व की लगभग 60% जीडीपी के मालिक थे। इनफैक्ट इंडिया आगे ही रहा है, जैसा कि चार्ट में दिखाया गया है। वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। सन 1600 तक सब कुछ सही चल रहा था। सन 1600 के बाद होता है अंग्रेजों का आगमन। सन 1600 से दोनों देशों पर जैसे जैसे ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ता है, सन 1900 तक दोनों देशों की अर्थव्यवस्था दम तोड़ देती है। सन 1900 तक दोनों देश ब्रिटिश कॉलोनी का पार्ट बन जाते हैं। आजादी तक लगभग दोनों देशों का इतिहास सेम ही रहा है। सन 1947 में भारत आजाद होता है। इससे 2 साल बाद सन 1949 में चाइना आजाद होता है। एक बार फिर से शुरू होती है दोनों देशों की जर्नी। चाइना की बात करी जाए तो चाइना में गवर्नमेंट बनती है कम्युनिस्ट पार्टी की। चाइना के 1954 में पहले राष्ट्रपति बनते हैं माओ जेडोंग। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपने देश के लिए इतनी लॉयल साबित होती है कि चाइना एक बार फिर से खड़ा होता है सुपर पावर बनने की होड़ में। 1990 में भारत और चाइना की जीडीपी लगभग समान थी, लेकिन आज 2022 में चाइना की जीडीपी 18 ट्रिलियन US डॉलर हो चुकी है। अनुमान है कि चाइना 2031 तक USA को बीट करके दुनिया की पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जबकि भारत की जीडीपी 2022 में 3.1 ट्रिलियन US डॉलर है, जो कि चाइना की जीडीपी से 6 गुना कम है। और हमें प्रधानमंत्री द्वारा ये सबसे बड़ी उपलब्धि गिनवाई जाती है। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्यों, आपको खुशी नहीं है? इंडिया की बात करी जाए तो भारत का संविधान लिखा जाता है जनता के शासन को ध्यान में रखकर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत पर 2 पार्टियों की सरकार रही है, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस की सरकार देश में 49 वर्ष तक रही है, जिसमें कांग्रेस के मालिक रहे हैं गांधी परिवार के लोग। बीजेपी में 2 प्रधानमंत्री रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज के समय बीजेपी के मालिक नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, जो कि आज के समय में देश में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। इसका मतलब है कि पीएम की कुर्सी 2 लोगों में तय है। भारत का विकास 2 लोगों में से कोई एक तय करेगा। इसे जनता का शासन तो नहीं कर सकते। आजादी के समय देश में लगभग 88% लोग अनपढ़ थे, और हमारा संविधान ऐसे देशों से कॉपी किया गया था जिन देशों का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा था। अब जिस देश में 88% लोग अनपढ़ हैं, उन्हें क्या पता होगा अपने अधिकारों का? उन्हें क्या पता होगा कि डेमोक्रेसी क्या होती है? जिसके कारण देश में ऐसे डेमोक्रेटिक सिस्टम ने जन्म लिया जहाँ पर नेताओं की मनमानी, करप्शन और अमीरों का शासन होता है। उदाहरण के लिए मेरे घर में जो बिजली उपयोग में आती है, उसका ट्रांसफार्मर 1 महीने से खराब है। मैं उसकी 2 बार कंप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अब ये ट्रांसफार्मर तभी रखेगा जब कोई नेता कहेगा। ये है इंडिया की ग्राउंड रियलिटी। ये एक छोटा सा उदाहरण है, आप लोग समझदार हो, अपने अपने लेवल पर समझ सकते हो। ये देश के हर क्षेत्र में होता है। देश के विकास की दुर्दशा बनाने वाले मेनली 2 कारण थे। नंबर 1, इंडिया पाक विभाजन। After 200 years of British rule over the Indian subcontinent, on August 15, 1947, it was split into 2 independent nations. 10 million people are displaced in the partition of India. 1 million are dead. जिसने भारत के आने वाले भविष्य को पूरी तरह बदल दिया। जिस देश की सदियों से विरासत थी दुनिया को डोमिनेट करना, उसकी विरासत को छीन लिया। भारत पाक विभाजन भारत के लिए डिजास्टर साबित हुआ, जो सदियों तक याद रखा जाएगा। इस पर कभी और बात करेंगे। नंबर 2, पॉलिटिकल सिस्टम, जो हमारा आज का टॉपिक है। क्या है इन पॉलिटिकल पार्टियों के राज? क्या है इनका पॉलिटिकल सिस्टम? इसे कैसे सही किया जा सकता है? आइए समझते हैं आज के इस अवेयरनेस वीडियो में। भारत में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बनता जा रहा है, और अब बीजेपी इज द मोस्ट करप्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड। हमारे समाज में हम सब लोगों ने भ्रष्टाचार को अब दिल से स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस इज द सेकंड मोस्ट करप्ट पार्टी इन द वर्ल्ड। तो करप्शन हमारी नस नस में दौड़ रहा है, इसलिए ये दुनिया है। एक आदमी MLA बन जाए, 5 साल के अंदर उसके 25-30 करोड़ तो तैयार हो जाते हैं।
कई कई कोठियां बन जाती हैं। भारत के पॉलिटिकल सिस्टम को पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा चुनाव पर पैसा खर्चा किया जाता है। भारत में राजनीति को एक बिजनेस के रूप में देखा जाता है कि इतना पैसा इन्वेस्ट करो और इतना पैसा कमाओ, जबकि डेमोक्रेटिक कंट्री में राजनीति को एक जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है। पॉइंट नंबर 2, भारत में अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए जातिवाद का सहारा लिया जाता है और नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है जो आगे जाकर समाज को बांटने का काम करती है। भारत में लगभग इसी प्रकार की छोटी छोटी पार्टियां पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप मेरी विचारधारा से प्रभावित हुए और मेरी कम्युनिटी बड़ी हो गई तो मैं अपनी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा, जिससे मैं तो कम्युनिटी या जातिवाद का चूरन बेच बेच कर अमीर हो जाऊंगा और बर्बाद होगा आपका देश। ये है सच्चाई जातिवादी पॉलिटिकल पार्टियों की। नेशनल पार्टीज में जैसे बीजेपी हो या कांग्रेस, उच्च पद कुछ विशेष लोगों के लिए होते हैं, जहां पर उन्हें बिठाया जाएगा, फिर उनके परिवार के किसी सदस्य को बिठाया जाएगा। वहां पर कोई आम व्यक्ति नहीं पहुंच सकता और जिस भी नेता के अपने पर्सनल इंटरेस्ट प्रभावित होते हैं वो पार्टी छोड़कर विरोधी पार्टी में चला जाता है। जैसा कि मध्य प्रदेश में सिंधिया जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। ये भारत की राजनीतिक पार्टियां देश के विकास को दीमक की तरह खा रही हैं। अब सवाल पर आते हैं, इसे कैसे सही किया जा सकता है। आज के समय देश में कुछ ऐसा पार्टी सिस्टम काम करता है जहां पर सबसे अमीर व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री का पद खाली होता है। फिर जो इससे कम अमीर होते हैं और प्रधानमंत्री के चापलूस होते हैं, उन्हें मिनिस्टरों का पद खाली होता है। फिर जो मिनिस्टरों के चापलूस होते हैं वह और कम अमीर होते हैं, उन्हें पार्टी से सांसद का टिकट दिया जाता है। उन्हें सांसद का टिकट लेने के लिए मिनिस्टरों की चापलूसी करनी पड़ती है और यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता सांसदों की चापलूसी करते हैं, जिन्हें अपने अपने क्षेत्रों का राजनेता कहा जाता है, जिनके पीछे पीछे और छोटे छोटे कार्यकर्ता लगे होते हैं। अब यहाँ पर पार्टी की पूरी पावर का कंट्रोल प्रधानमंत्री के पास है, जो धीरे धीरे पार्टी के लोगों में शेयर होती है। यहाँ पर जनता और पावर के बीच का डिफरेंस इतना बड़ा है कि अपनी बात मनवाने के लिए करोड़ों की भीड़ जोड़कर प्रोटेस्ट करना होगा, तभी प्रधानमंत्री सुनेगा। पूरी पावर निश्चित है। यही कारण है कि 49 साल गांधी परिवार ने शासन किया और 10 साल से मोदी जी कुर्सी से चिपके हुए हैं। अब जनता करे तो क्या करे, उन्हें वोट दे जो 49 साल शासन कर चुके या उसे जो 10 साल से कुर्सी से चिपके हुए हैं। इसमें सिर्फ ये लोग नहीं बल्कि अपने अपने पद पर हर नेता कुर्सी से चिपका हुआ है। यही राज्यसभा में होता है। सबसे अमीर व्यक्ति के लिए मुख्यमंत्री का पद खाली होता है। फिर जो इससे कम अमीर होते हैं और मुख्यमंत्री के चापलूस होते हैं, उन्हें मिनिस्टरों का पद खाली होता है। फिर जो मिनिस्टरों के चापलूस होते हैं वह और कम अमीर होते हैं, उन्हें पार्टी में विधायक का टिकट दिया जाता है। फिर हैं विधायक के चापलूस, जो अपने अपने गली मोहल्ले में नेता कहलाते हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। यहाँ पर जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं सरकार को अपनी मनमानी करने से रोकने के लिए। डेमोक्रेटिक कंट्री की पार्टियों में पार्टी के कार्यकर्ताओं में इलेक्शन होता है और पार्टी के कार्यकर्ता में से ही किसी एक को विधायक या सांसद की सीट मिलती है। पार्टी में ही विधायकों और सांसदों में इलेक्शन होता है और मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को चुना जाता है। इसमें से जो व्यक्ति जिस पद के योग्य होता है उसे वह पद दिया जाता है। यहाँ पर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, विधायक या सांसद जनता के हितों को पूरा नहीं करते हैं तो जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर प्रेशर डालती है और पार्टी के कार्यकर्ता विधायक या सांसद पर प्रेशर डालते हैं। विधायक या सांसद मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के ऊपर प्रेशर डालते हैं और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को पद से इस्तीफा देना पड़ता है और फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं में इलेक्शन होता है योग्य प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुनने के लिए, जहां पर पावर जनता के पास होती है, जो बिना इलेक्शन के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, विधायक या सांसद को हटाने की शक्ति रखती है। लेकिन यहाँ पर ये पॉलिटिशियन इतने अमीर नहीं होते। जनता गरीब लोगों को वोट देती है। आप लोग ऐसे लोगों को वोट दीजिए जिनसे आप 5 साल सवाल पूछ सके, जिन्हें लगे कि वो आपके भरोसे पावर में है, ना कि पार्टी के भरोसे। आपके हितों का ध्यान रखे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। पहले तो लोग अनपढ़ थे, इसलिए इन नेताओं से सवाल नहीं पूछते थे, लेकिन आज के समय में पॉलिटिक्स में आना पैसे कमाना है, सबकी ऐसी मानसिकता बन चुकी है। हमारा प्यारा भारत सदियों से महान रहा है। हमारी तो संस्कृति में डेमोक्रेसी है। अगर सभी लोग मंदिर बनवाने के लिए सार्वजनिक चंदे को जोड़ते हैं और मंदिर बनवाया जाता है तो उसमें जो व्यक्ति मंदिर बनवाने की जिम्मेदारी लेता है वह उन पैसों में से एक भी रुपया नहीं खाता। यह होती है जिम्मेदारी। भारत देश भी एक मंदिर के समान है और टैक्स का पैसा सार्वजनिक चंदा जो ये नेता लोग खा रहे हैं, हमें इनकी मानसिकता बदलनी होगी। अगर आप मेरी राय से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों
दोस्तों को भी दिखाइए। अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कुछ सोशल इशू कमेंट कीजिए जिन पर मैं अपनी राय रख सकूं। जय हिंद।